नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। सोनभद्र में जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। पेयजल योजना में एक बड़ा खेल हुआ है, यानी कि 200 करोड़ की अमावार पेयजल योजना में बड़ा खेल हुआ है। 64 ग्राम सभाओं में पेयजल आपूर्ति करने वाली योजना में अफसरों ने गड़बड़ी की है। 44 साल से अधूरे पड़े कन्हर डैम से जोड़ दी अमावर पेयजल योजना, और 44 साल से जो डैम बना ही नहीं, वो आखिरकार कैसे 2 करोड़ लीटर पानी की प्रतिदिन आपूर्ति कर सकता है। धरातल पर तैयार नहीं हुआ ये अमावर पेयजल योजना का ड्राफ्ट, और बरसाती नदी से 12 महीने कैसे जलपूर्ति होगी अगर ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर के तैयार ही नहीं हुआ। बिना डैम तैयार किए पाइपलाइन बिछा दी गई है। 2 महीने बाद ये अमावर पेयजल योजना पूरी होने जा रही है। तो 44 साल से जो काम अधूरा पड़ा रहा, वो अब काम कैसे पूरा होगा ये किसी को मालूम ही नहीं है। अधर में लटकी है 200 करोड़ रुपए की ये योजना। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दावे करते रहे और अफसरों ने खेल कर दिया। तो सीडीओ सोनभद्र सौरभ गंगवार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सीडीओ सौरभ गंगवार ने 6 अधिकारियों की एक टीम बनाई है। योजना फेल होते ही अधिकारियों ने अपना पैंतरा भी बदल दिया, और डैम से जलापूर्ति में फेल होने के बाद अब इनटेक वेल से जलापूर्ति का दावा किया जा रहा है। मनीष पांडे हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष पांडे, अब इस पूरी योजना की लगातार चर्चा हो रही है। जो योजना, जो प्रोजेक्ट धरातल पर बनकर के तैयार ही नहीं हुआ, वो 2 महीने के अंदर कैसे जलापूर्ति करेगा 24 घंटे? जलापूर्ति कैसे करेगा, क्योंकि जो टेक्निकल पहलू है वो तो हमने आपके सामने रखी दी है। हमने बताया कि किस तरीके से एक डैम जो 1976 से बनना शुरू हुआ, 44 साल में अभी तक बन नहीं पाया, उस डैम से जोड़ के किस तरीके से वाटर सप्लाई की परियोजना बनाई गई, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया गया, प्रोजेक्ट बनाने के समय कौन कौन से लोग थे, किन लोगों ने उसकी मॉनिटरिंग की, पैसा कैसे जारी किया गया, और जब डैम में पानी नहीं था तो फिर उसके बाद जो है डैम में पानी आता नहीं था तो फिर उसके आधार पर फिर पाइपलाइनें बिछाई कैसे गई। ये सब एक खिला खेल फरूखाबादी एक उदाहरण है, कहावत है, उसी की तरफ तर्ज पर चल रहा है। यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है कि जो योजना है उस योजना का जो फायदा जो लाभार्थी है, चूंकि प्रधानमंत्री जी की ये महत्वपूर्ण योजना थी, पूरे देश में चल रही है, और अगर उत्तर प्रदेश में इसकी अपेक्षित प्रगति आप देखेंगे तो सबसे नीचे जाएगी। मतलब अगर सारे राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पीछे उत्तर प्रदेश है इसमें, और इसमें बिल्कुल एक अलग तरीके से काम धाम चल रहा है। ये एक उदाहरण मात्र है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर सोनभद्र में मिर्जापुर या बुंदेलखंड के तमाम जिलों में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। कन्हर परियोजना जिसको केंद्र में रख के इस पूरी परियोजना को बनाया गया, सबसे पहले अफसरों को ये सोचना चाहिए था कि वो जो डैम है उस डैम में पानी कितने दिनों तक रहता है, कब तक रहता है, क्योंकि जो हमें बताया गया उस हिसाब से हमारे पास जो जानकारी है कि सिर्फ ये बरसात में यहाँ कुछ पानी भर पाता है, लेकिन जो कैपेसिटी है जिस हिसाब से सप्लाई करनी है उस हिसाब से वहाँ पानी कभी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक वो डैम बन के कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उस डैम के आधार पर करीब 65-70 गांवों में पाइपलाइन बिछाई दी गई। तो निश्चित रूप से इसे एक शोध का विषय है, ये एक जांच का विषय है कि आखिर किस आधार पर इस तरह से प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया, किस आधार से कंपनी को काम दिया गया, कंपनी ने किस आधार पर काम किया। हालांकि बड़ी कंपनी है एल&टी को ये काम दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी विभाग के जो मुखिया हैं, जो लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो सरकार का पैसा है वो बर्बाद ना हो, उनकी जिम्मेदारी आती है। और मुझे लगता है कि शायद वो आंख बंद किए बैठे हुए हैं। उनका मकसद बस ये है कि किसी तरह से पैसा खर्च हो जाए, किसी तरह से पाइपलाइन लोगों के घरों तक पहुंच जाए, भले उस पाइपलाइन में पानी आए या ना आए। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी लापरवाही है। जल जीवन मिशन योजना को किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है उसका उदाहरण है। तमाम जो चाहे वो विभागीय मंत्री हो चाहे विभागीय अफसर हो, उनके अनदेखी का सीधा साधा उदाहरण है, जीता जागता प्रमाण है जो हम दिखा रहे हैं। फिलहाल इस योजना से अभी जो जिला वहाँ के जो सीडीओ हैं, जो उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है कि वहाँ के अफसरों की कमेटी बनाई है कि आप जांच करें और पता करें कि कैसे इस परियोजना को शुरू किया जाए, क्योंकि परियोजना 2 महीने बाद ही खत्म हो जा रही है जीवन की, लेकिन कन्हर नहर परियोजना जो है उसे 2023 में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल देखिए अब सामने निकल के क्या आता है, लेकिन कुछ नया कह सकते हैं
ठीक। एक भारत सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना उत्तर प्रदेश में फेल हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए 31 अक्टूबर को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव रैली को संबोधित करेंगे। तो सितंबर में भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। मृतक विधायक के बेटे अमन गिरी अब भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस और बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है। तो भाजपा ने उपचुनावों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रैलियां भी की हैं, जिसमें भगवा पार्टी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी ने यहां कुछ हाई प्रोफाइल मंत्रियों को चुनाव प्रचार में लगाया है और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार, बलदेव सिंह औलख लगातार यहां पर चुनावी सभाएं कर वोट मांग रहे हैं। नवनियुक्त यूपी भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी और राज्य महासचिव संगठन धर्मपाल सिंह के पदभार संभालने के बाद ये पहला चुनावी मुकाबला होगा, लिटमस टेस्ट होगा। इकतीस अक्टूबर को शाम 4:30 बजे सीएम योगी का नोएडा का दौरा रहने वाला है। 31 अक्टूबर को सीएम योगी डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे और गंगा जल परियोजना का भी सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में ये अत्याधुनिक डाटा सेंटर बना है और हीरा नंदानी ग्रुप की ओर से ये अत्याधुनिक डाटा सेंटर बनाया गया है। 3 लाख वर्ग फीट में 5,000 करोड़ की लागत से डाटा सेंटर बना है। 1 नवंबर को इंडिया वाटर वीक के कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत करेंगे। तो ये बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं 31 अक्टूबर से जुड़ी हुई कि क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन किन चीजों का लोकार्पण उद्घाटन करेंगे। 31 अक्टूबर को सीएम योगी डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ से अब अगली खबर आपको बता देते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू का औचक निरीक्षण किया है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। जन स्वास्थ्य सेवाओं का डिप्टी सीएम ने जायजा लिया। मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर हालचाल जाना और समस्याओं के निस्तारण के लिए अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया है। मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर हालचाल भी जाना है। समस्याओं के निस्तारण के लिए अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू का औचक निरीक्षण किया। लखनऊ से अगली खबर आपको बता देते हैं। सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डालीबाग में 12 करोड़ 50 लाख की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। अफजाल की लखनऊ स्थित अचल संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर से सांसद है अफजाल अंसारी और गैंगस्टर एक्ट में अफजाल पर की गई है। गाजीपुर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई। गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई। गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी और गैंगस्टर एक्ट में उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो डालीबाग में 12 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अफजाल की लखनऊ स्थित अचल संपत्ति को भी कुर्क किया गया है और गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी। उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। गाजीपुर पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जहां पर अफजाल अंसारी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। संपत्ति कुर्क करने के समय आसपास चहल पहल हो गई काफी और हड़कंप का माहौल बन गया। आप देखिए कि किस तरह से कुर्की की कार्रवाई की गई है। ढोल नगाड़े बजा करके कुर्की की कार्रवाई की गई है। सूचना भरा एक बड़ा पोस्टर बैनर लगा दिया गया है। इस पूरे बैनर में लिखा गया है कि संपत्ति कुर्क की जा रही है और गाजीपुर से सांसद है अफजाल अंसारी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी पर कार्रवाई की गई है। तमाम पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचे और
बैंड बाजे के साथ यहां पर कुर्की की गई है। गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। सांसद अफजाल अंसारी, उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो संपत्ति कुर्क करने के समय निकल करके आई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट की निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की संपत्तियों पर एक बार फिर से पुलिस का हंटर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस समय डालीबाग इलाके में मौजूद हूँ। ये जो अफजाल अंसारी की पत्नी है फरहत अंसारी, उनके नाम पर ये 21/14B डालीबाग 7 तिलक मार्ग लखनऊ ये बंगला है। इसकी कुर्की की कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। अंदर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखा गया कि बसपा से जो सांसद है अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के भाई हैं, लखनऊ समेत अलग अलग जगहों पर इनके संपत्तियों पर जो है कुर्की की कार्रवाई कहीं पर हो रही, तो कहीं पर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ अगर हम इस कोठी की बात करें तो करीब 12.5 करोड़ रुपए संपत्ति, इस कोठी की संपत्ति की कीमत बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। नीलेश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कुर्की की कार्रवाई क्या सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है और अभी क्या माहौल? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गाजीपुर पुलिस ये कुर्की की कार्रवाई राजधानी लखनऊ में करने के लिए पहुंची थी। राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है डालीबाग, उसी जगह पर ये 12.5 करोड़ रुपए की जो कोठी थी अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम पर यह कोठी थी, जिसकी आज कुर्की की कार्रवाई गाजीपुर पुलिस की तरफ से की गई है। गाजीपुर पुलिस के मुताबिक जो है गैंगस्टर एक्ट में ये संपत्ति के कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर ने आदेश दिया था कि लखनऊ में जो फरहत अंसारी है, जो अफजाल अंसारी की पत्नी है, उनके नाम पर ये 12.5 करोड़ रुपए की जो कोठी थी उसको कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के, चाहे वो भाई हो अफजाल अंसारी या उनके संबंधी हो, उनके बेटे हो, लगातार उनके ऊपर कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। आज की बात करें तो गाजीपुर पुलिस लखनऊ पहुंची थी, जहां पर 12.5 करोड़ रुपए की जो आलीशान कोठी थी उसको कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि कुर्की के समय घर के अंदर एक कुत्ता मौजूद था। उस पालतू कुत्ते को जो है उनके परिजनों के, जो रिश्तेदारों के सुपुर्द कर दिया गया है। उसके बाद घर पर जो है सील लगा दी गई और एक बाकायदा बैनर लगाया गया है कि आज से ये जो प्रॉपर्टी है वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन रहेगी। जो गैर कानूनी तरीके से अंदर जाने का प्रयास करेगा या कोठी में छेड़छाड़ करेगा तो उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार जो है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अफजाल अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, इनके ऊपर लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। उसी के तहत ये भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जगह या तो जेल में हो गया तो उनको इनकाउंटर में मार गिराया जाएगा। कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, अफजाल अंसारी हो, इनके द्वारा जो जुर्म की दुनिया से काली कमाई करके जो संपत्तियां बनाई गई थी, चाहे अपने नाम पे बनाई गई हो, पत्नी के नाम पर ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। नीलेश, हमारे साथ रोहन प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसपी हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे। रोहन जी, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अफजाल अंसारी की संपत्ति को कुर्क किया गया है, क्या ये कार्रवाई भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है? क्या प्रक्रिया रही है, एक बार बताएं। देखिए, पहले ही मुख्तार अंसारी और उसके मेंबर्स जो कि आज इन जो ये व्यक्ति है की धारा में जो प्रॉपर्टीज बची हुई है उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी जो कि जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 12.5 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है जी। तो ये प्रॉपर्टी का भी सीजर जो है आज गाजीपुर पुलिस द्वारा लखनऊ में किया गया है। हाँ। सर, और कितनी संपत्तियां हैं अफजाल अंसारी की जिनके ऊपर अभी कार्रवाई करनी है? क्या और भी संपत्तियां कुर्क होंगी? देखिए, विगत 4 महीने में लगभग 75 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज जब्त हुई है इस पूरे गैंग और गैंग के मेंबर्स की जी। और प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया जा रहा है, उसको ढूंढा जा रहा है। जैसे जैसे मिलते जा रही हैं उन मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक, और इसके अलावा जो संपत्ति आज कुर्क की गई है, अगर उसमें कोई अंदर जाना चाहता है परिवार का सदस्य, तो उसको किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? नहीं, वो ऐसे नहीं पाएंगे और उसके ऊपर अगर इस तरह की कोई की जाएगी राजस्व के इसमें जाती है और वही उसके कस्टोडियन गार्जियन होते हैं। हाँ।
ठीक है रोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचारों को हमारे साथ रखा। हमारे साथ नीलेश भी लगातार बने हुए। नीलेश देखिए, अभी हमने रोहन जी से बात की, वो एसपी हैं, कह रहे हैं कि अभी तक 75 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है, लेकिन अफजाल अंसारी की जो मुसीबतें हैं, जो मुश्किलें हैं, वो अभी भी कम नहीं होंगी। उनकी और भी जो संपत्ति होगी उन पर भी नजर है। देखिए, कुल मिला के अभी तक अगर हम कार्रवाई के दौर की बात करें तो कहीं पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, तो कहीं पर संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। अगर हम पूरे आंकड़ों को देखें तो 100 करोड़ से ज्यादा अफजाल अंसारी की जो संपत्तियां हैं, या तो वो कुर्क की गई हैं या तो उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। खासतौर पर अगर हम पूर्वांचल की बात करें, चाहे वो गाजीपुर पुलिस हो, इलाहाबाद पुलिस हो, वाराणसी पुलिस हो, लगातार इनके ऊपर जो गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं, उन पर ये तमाम बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं। उसी के तहत ये भी आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें साफ तौर पे एक संदेश देने का काम किया गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी अपराधी ने अपराध की दुनिया से जो है इस संपत्तियों को बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी का नतीजा है कि 12.5 करोड़ की जो आलीशान कोठी थी, और अन्य जो अपराधी होते हैं, अन्य जो गैंगस्टर होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इन कार्रवाइयों से डर भी होता है कि आगे अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उन पर भी तुरंत कार्रवाई होगी। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से, अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रयागराज, अतीक अहमद की पत्नी ने गुहार लगाई है। शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी से मुलाकात का समय मांगा है। अपने बच्चों को बेगुनाह बताते हुए सीएम योगी से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मौजूदा आईजी और एडीजी पर आरोप लगाए हैं। अपने रिश्तेदार इमरान और जानू पर भी आरोप लगाए हैं। मेरा बेटा फर्जी मामले में जेल में बंद है, तो इसलिए शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि वो उन्हें समय दे मिलने का। बड़ी खबर है, शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी से मुलाकात का भी समय मांगा। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटों पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो सरासर गलत हैं, वो बेगुनाह हैं और इस अभी भी जेल में बंद है, लेकिन उनके ऊपर अभी गैंगस्टर एक्ट पर कार्रवाई की भी तैयारी है। इसको लेकर के अब क्या कुछ पुलिस डिपार्टमेंट कहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मौजूदा आईजी और एडीजी पर आरोप लगाया गया है, तो ये बड़ा सवाल है मौजूदा आईजी और एडीजी पर कि आखिरकार वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। मेरा बेटा फर्जी मामले में जेल में बंद है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या शाइस्ता परवीन की आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगी? क्या इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा? क्या उन्हें समय दिया जाएगा या फिर उनकी इस मांग को दूसरे बड़े अधिकारी उन्हें संतुष्ट करेंगे? बड़ी खबर है ये, शाइस्ता परवीन ने गुहार लगाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। मेरे बेटे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और मौजूदा आईजी और एडीजी पर आरोप लगाया। देखिए, सीधा आईजी और एडीजी पर जब आरोप लगता है तो ऐसे में क्या इन आरोपों का जवाब दिया जाता है या फिर क्या प्रक्रिया रहती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शाइस्ता परवीन साफ तौर पर कह रही है मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, वो कहती हैं कि मेरे बेटे बेगुनाह हैं। विवेक पांडे हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं फोन लाइन पर। विवेक पांडे, क्या है पूरी खबर? क्योंकि शाइस्ता परवीन तो सीधे तौर पर आईजी और एडीजी पर आरोप लगा रही हैं कि मेरे बेटे को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। जी, जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि ये जिस तरीके से सूबे की योगी सरकार जिस तरीके से अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ जिस तरीके से एक मुहिम चलाई थी, उसके बाद लगातार अतीक अहमद और उनके साथियों, उनके करीबी जितने भी उन लोगों के साथ लगातार कार्रवाई का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो अभी तक थमने का नाम नहीं मिला। अब ऐसे में स्थिति ऐसी आ गई कि जो उनकी पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो अब सीएम योगी से वक्त मांगा है मिलने का कि हमसे किसी तरीके से आप मिलिए, क्योंकि लगातार हमारे बेटे को फंसाने की बात की जा रही है। पुलिस वाले के पास जब भी कोई जाता है तो उनसे ये कहा जाता है कि हम आपका मुकदमा तब लिखेंगे जब आप अतीक अहमद या उनके बेटों का इसमें नाम अंकित करेंगे। तो काफी हद तक वो परेशान हो चुके हो, सीएम योगी से गुहार लगा रही है कि जल्दी से इस मामले में वो दखल दें और हमको न्याय मिल सके। जी ठीक है विवेक, शुक्रिया।
खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्करों से 1 किलो 50 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2,07,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीओ सिटी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी सदर कोतवाली क्षेत्र के सुखदेवपुर चौराहे से की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद कुमार दागी झारखंड का रहने वाला है, जबकि मंटू चौहान और हरिशंकर मिश्र बिहार के बक्सर का रहने वाला है। बुलंदशहर से अगली खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल स्टाफ की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। अस्पताल स्टाफ और मेडिकल संचालक ने युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दवा वापस करने के लिए मेडिकल स्टोर पर आया था युवक और दवा वापस करने को लेकर मेडिकल संचालक और युवक के बीच कहासुनी हो गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के डीएम रोड स्थित विजय सिरोही अस्पताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, दवा वापस करने के लिए मेडिकल स्टोर पर यह युवक आया था, फिर बहस हुई और बहस के बीच बात मारपीट तक पहुंच गई। दवा वापस करने को लेकर मेडिकल संचालक और युवक के बीच कहासुनी हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली नगर क्षेत्र के डीएम रोड स्थित विजय सिरोही अस्पताल का पूरा मामला, जहां पर अस्पताल स्टाफ की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है और सवाल ये उठ रहे हैं कि जो भी मरीज, जो भी खरीदार मेडिकल स्टोर के वहां पर जाते हैं, क्या उन्हें सुना जाता है और क्या अगर उनकी कोई शिकायत होती है तो उसे सुना जाता है या फिर नहीं, या फिर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। तो ये खबर सामने आई है, जहां पर एक युवक के साथ बदतमीजी की गई, दबंगई की गई और उससे पता चला कि इस अस्पताल में किस तरह से मरीजों को डील किया जाता है, किस तरह से जो मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए पीड़ित या मरीज आते हैं उनको किस तरह से डील किया जाता है। ये बड़ा सवाल है। अस्पताल स्टाफ की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। अशोक कुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए। अशोक कुमार, ये जो अस्पताल है, यहाँ पर जो मरीज जाते, पीड़ित जाते, क्या उनके साथ इसी प्रकार का बर्ताव किया जाता है? बिल्कुल, आपको बता दें बुलंदशहर का विजय सिरोही हॉस्पिटल है बुलंदशहर डीएम आवास रोड पर। जिस तरीके के मेडिकल के संचालक द्वारा पेशेंट के पैसे को लेकर विवाद बताया जा रहा है, जिसको पैसे कम करने को लेकर बातचीत की जा रही है, जिस वजह से विवाद इतना बढ़ गया कि पेशेंट के साथ में मारपीट करने का एक वीडियो वायरल होता है और उसमें बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई घटना सामने आ गई हैं और जिसके चलते पुलिस ने इस वीडियो वायरल को संज्ञान में लेते हुए मेडिकल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ में बीते दिनों हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। यहां पर बताया जा रहा है कि मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी नंदलाल तिवारी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के रिश्तेदार नाती ने साथियों संग मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने पूरे मामले पर नाती सहित 3 को गिरफ्तार किया है। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ, जिसके कारण मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।